हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने 38 क्वेश्चन डिस्कस किया था तक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम लोग जो है 44 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 44 वाला क्वेश्चन क्या है? ए डोर ऑफ एन अलमीरा is 6 feet high and 1.5 feet wide and the weight is 8 kilogram. The door is supported by two hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. If the magnitude of the force exerted by hinges on the door are equal, then find this magnitude. Okay. देखिए, दो हिंजेस दिए हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों की लोकेशन जो है ऊपर और नीचे से कंपेयर करें तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इन द सेंस ऊपर से 1 फीट, नीचे से 1 फीट, और टोटल लेंथ हमें 6 फीट दे रखी है, और वेट 8 किलोग्राम, और वेट लिखेंगे तो 8g, ये सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। और ये विड्थ हमें दे रखी है 3 फीट की। विड्थ हमें विड्थ दे रखी है 1.5 फीट की, सॉरी 1.5 फीट की। ठीक है, तो 1.5 फीट की दे रखी है, तो इसका मतलब यहां से जिस साइड हिंज लगाए गए हैं उधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.5 बाई 2 फीट। कितनी हो जाएगी? 1.5 बाई 2 फीट, यानी 0.75 फीट। अब मेन बात आती है, ये तो खैर ठीक है, गिवन डाटा थे, इसमें कुछ अपने को क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है। ये तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, जो तो डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब जो माइंड लगाने वाली बात है वो हम करते हैं। अब देखिए, ऐसे ये डोर सभी के घर में होते हैं, बिना डोर का कोई भी घर नहीं होता है। हाँ, ये है कि डोर को कुछ जो है बीच में हिंज होते हैं, कुछ साइड में, जनरली साइड में हिंज होते हैं। आपके पास ये डोर है, देखो ये डोर है, तो खुद देखिए ये डोर की अपना जो है, अगर हिंज नहीं होता, दोनों एंड पे हिंज नहीं होता, ऊपर और नीचे हिंज नहीं होता, तो ये कैसे इस तरीके से गिरने की कोशिश करता? ऐसे। इसका मतलब ये है कि रोकने के लिए और घुमाने के लिए हिंज अपने को जरूरी है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिंज जिसके अबाउट ये रोटेट करता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, ये ऐसे डोर है, ये ऐसे आने की कोशिश करेगा, ऐसे। जब ऐसे आने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जिसके कंपोनेंट इसको हम RX लिख देते हैं, इसको RY। और ये नीचे वाले हिंज को ऐसे दबा रहा है, बाहर की तरफ पुश कर रहा है, तो नीचे वाला हिंज इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा, मतलब रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये नीचे वाले हिंज का एक बार फिर समझ लो, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए अच्छे क्वेश्चन में। ये ऐसे डोर है, ये डोर अगर फ्री हो पूरा तो ऐसे गिरता है। इसका मतलब ऊपर वाला हिंज इसको ऐसे खींच रहा होगा थीटा एंगल पे, और नीचे वाला फोर्स अंदर की तरफ थीटा एंगल पे लगा रहा होगा। वो एंगल थीटा आप हॉरिजॉन्टल से लें तो भी चलेगा, वर्टिकल से लें तो भी चलेंगे। और हिंज पे किस डायरेक्शन में फोर्स होता है ये बताना बेहद मुश्किल काम है, ये बताना बेहद मुश्किल काम है। इसीलिए जनरली हम हिंज पे दो कंपोनेंट लेते हैं, जैसे ऊपर वाले हिंज पे एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल।
अब दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए ये आर वाई तो ये भी आर वाई, ये आर एक्स तो ये भी आर एक्स, बस डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी जिससे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अगर डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ लगा देंगे फोर्स तो फिर उसी डायरेक्शन भाग जाएगा डोर, डोर उखड़ जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो डोर को प्रॉपरली एक कंडीशन में सेट रखने के लिए हिंज के फोर्स इक्वल और अपोजिट दिए हुए हैं अपनी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कई बार वैल्यू इक्वल होती भी है, कई बार नहीं भी होती, बट इसमें इक्वल दिए हैं कि जिससे कि हम क्वेश्चन को आसान कर पाए। तो एक बार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखो, 2r बाई इक्वल टू क्या होगा 8g, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू, हमने बाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिया तो r बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4g न्यूटन। ठीक, इसको चलो मैं 1 लिख देता। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लेंगे तो आर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, कुछ हासिल होने वाला हमें नहीं है। तो अब अपने क्या करते हैं, एक ट्रांसलेशनल से ले लिया, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेते हैं। ये हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिया। अब रोटेशनल की भी बात कर लेते हैं। अब इस एंड के अबाउट अपने टॉर्क 0 कर देते हैं। जो यहाँ पे हिंज लगा है, ये नीचे वाला एंड हमारा जहाँ पे हिंज लगा है, बेसिकली नीचे वाले हिंज के अबाउट हम 0 कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले हिंज के अबाउट 0 करते हैं टॉर्क। क्यों? क्योंकि नीचे वाले हिंज से जो फोर्सेस पास हो रहे हैं उनका टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो फिर हमें देखना किसका है, देखना है ऊपर वाले हिंज का टॉर्क और mg का। अब ऊपर वाले हिंज का भी जो r बाई है वो यहाँ से पास हो जाएगा तो उसका 0, केवल rx रह गया। rx कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और इसके अबाउट वेट कैसे घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट से इसकी नॉर्मल डिस्टेंस कितनी, ये 1 फीट, ये 1 फीट, टोटल 6 फीट, तो बीच में गैप कितना बचा 4। ठीक है, अब बात आती है बेट की। बेट की नॉर्मल डिस्टेंस यहां से देखो कितनी है, वो तो ऊपर से नीचे तक फिक्स रहेगी। ये क्वेश्चन और किया था इस तरह से। तो बेट के लिए देखो 8g इंटू 1.52, कितना आ गया ये 1.5 जी। अब अपने को रिजल्टेंट निकालना है, तो ऑब्वियस है Rx और Ry दोनों मिल गए हैं और दोनों की वैल्यू दोनों हिंज के लिए बराबर है, Rx की भी और Ry, और रिजल्टेंट भी बराबर दिया है। तो अपने यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर न्यूटन। खाली अब हमें क्या करना है, जी की वैल्यू रख देनी है, वो चाहे 9 पॉइंट हो चाहे वो 10 हो, वो जो भी रखना है वो रख देंगे। अगर जनरली कुछ नहीं बोलते हैं तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग कंपटीशंस में 10 रखते हैं और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से 9.8 रखते हैं। बट जनरली कंपटीशंस में दिया होता है कि हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है। चलिए अब अगर तुम्हें एंगल निकालना होता है, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है ये थीटा, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो ये क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू r बाई अपॉन आर एक्स। r बाई कितना है 4g और ये कितना है 1.5g, जी से g चला गया तो ये 40/15 तो कितना हो जाएगा 8/3। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 8/3। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आ जाएगा। इसमें हमने नीचे वाले हिंज के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क 0 किया, जैसा दिख रहा है आपको।
हम चाहें तो इसमें ऊपर वाले के अबाउट भी जीरो कर सकते हैं और चाहें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी कर सकते हैं जहां पे ग्रेविटी लग रही है डोर की। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी हो जाएंगी, जिसमें आपका आर एक्स भी इन्वॉल्व होगा और आर वाई भी इन्वॉल्व होगा, तो कैलकुलेशंस बढ़ेंगी। हमने इसके अबाउट जब इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के लिए आप किसी भी लाइन में नेट फोर्स को जीरो करिए और किसी भी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क जीरो करिए, वो कोई मैटर नहीं है जहां सुइटेबल हो। सुइटेबल इन द सेंस जिस पॉइंट के अबाउट ये कंडीशन लेने पे आपको मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े वही अपने सुइटेबल मानेंगे। तो इसीलिए हमने इसके अबाउट किया, क्योंकि इससे टॉर्क जीरो करने पे क्या हुआ, आर वाई यहाँ से पास हो रहा है आर एक्स, और इस वाले हिंज का भी आर वाई यहाँ से पास हो रहा है, तो केवल आर एक्स और एम जी बचा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए अब बात करते हैं 47 वाले क्वेश्चन की। मैं पहले पढ़ के बताता हूं। ये यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड एज मतलब साइड 10 सेंटीमीटर रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स 0.1 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। इसमें लैंग्वेज अपने दिमाग में अच्छे से बिठाइएगा। लैंग्वेज में बोला एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड। ओके चलो अब देखिए एक डायगोनल के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि डायगोनल के अबाउट अपने को एम आई भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा डायगोनल के अबाउट एम आई क्या होती है, एम ए स्क्वायर बाई 12। कैसे निकालेंगे देखिए, एक को एक्स एक्सिस मानते हैं एक डायगोनल को, तो दूसरे को बाई मान सकते हैं, और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको जेड एक्सिस मान सकते हैं। तो इसमें प्लेन ऑब्जेक्ट है, हम लोगों को आई एक्स या आई वाई निकालना है और इस एक्सिस के अबाउट दिया है। तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपने लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसीलिए दोनों के अबाउट आई की वैल्यू सेम होगी। इसको चलो मैं आई लिख देता हूँ 2i, और अपने ने ये पढ़ा होता है फॉर्मूला z के अबाउट ये होता है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। चलिए i की वैल्यू आ गई। अब अपने से टॉर्क की बात की गई, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में टॉर्क का मतलब क्या होता है आई अल्फा, और टॉर्क कितना दिया हुआ है 0.1 न्यूटन मीटर, और आई क्या होगा आपका मास, देखो हमें दिया होगा 2 किलोग्राम, ठीक है, और साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू अल्फा। एक 0.1 से एक 0.1 हटाई दो, ये 6 हो गया, तो 0.1 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 रेडियन
सेकेंड। सब एसआई यूनिट में दे रखी हैं वैल्यूज, तो अपने को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब ये पूछा है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, देखिए आई की वैल्यू हम एक बार निकाल ही लेते हैं, तो ये अब काम आने वाला है। आई की वैल्यू ma²/12, मतलब ये 2.1 डिवाइड, ये आएगा। चलिए, एंगुलर मोमेंटम एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी 5 सेकेंड में, ठीक है। इन 5th सेकेंड नहीं है, एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड। अच्छे से लैंग्वेज को समझिए, यानी ओमेगा निकालना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड। ओमेगा नॉट इनिशियली 0, अल्फा की वैल्यू 60, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 300 रेडियन पर, ये अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यूनिट थोड़ा सा सही से देख लेना। और ये 300 रेडियन पर सेकेंड, क्या होगा ये 300 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। तो अब अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो सिंपली क्या कर देंगे आई ओमेगा, आई मालूम ओमेगा मालूम, और काइनेटिक एनर्जी केवल रोटेशनल मोशन है, तो क्या हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के ये रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन था, जिसमें हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाल ली टाउ इक्वल टू आई अल्फा से। अल्फा से की वैल्यू निकलने के बाद अपने को आफ्टर 5 सेकेंड या 4 सेकेंड या 5th सेकेंड या और भी कोई सेकेंड होता तो ओमेगा मिल गया। ओमेगा मिल गया तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है रिजिड बॉडी का, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉय इज सीटेड इन ए रिवॉल्विंग चेयर revolving at an angular speed of 120 revolution per minute. Full stop. Two heavy balls two heavy balls form part of the revolving system, and the boy can pull the balls closer to himself or may push them apart. If the pulling the balls closer, boy decreases the moment of inertia of the system from 6 kilometer per square to 6 kilogram meter square to 2 kilogram meter square. Then what will be the new angular speed? देखिए, रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा है, ऐसे बॉल लिए है, फिर वो अपने बॉल को थोड़ा क्लोजर ऐसे लाता है, तो एम आई की वैल्यू तो चेंज होगी, कम होगी बेसिकली, क्योंकि डिस्टेंस बॉल्स की कम हो गई, और कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं जो एक्सटर्नल टॉर्क दे। इट मींस हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ऐसे बैठा बैठा बंदा अपने इंटरनल फोर्सेस से ही काम कर रहा है, डंबल को बॉल को पास ला रहा है या दूर ले जा रहा है, जो दोनों में से जो काम करे, यहाँ कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। चलिए 53 वाले क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब L1 इक्वल टू L2, मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना दिया था पूरे सिस्टम का पहले 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा 1 क्या है 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो रिवोल्यूशन पर मिनट में ही आंसर आ जाएगा बाद में, और आई की वैल्यू 2 हो गई।
तो ओमेगा 2 क्या हो गया 360 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन इसमें अगर आपकी यूनिट हमने चेंज नहीं की तो रेडियन की जगह हम रिवॉल्यूशन ही रहने देते हैं, ठीक है। यूनिट जैसी ओमेगा 1 की होगी वही ओमेगा 2 की। ओमेगा 1 की यूनिट रिवॉल्यूशन पर मिनट है, सॉरी सेकेंड भी नहीं है, पर मिनट है, तो पर मिनट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओमेगा 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो ओमेगा 2 भी हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट में आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीनियर मोमेंटम तब लगता है जब लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तब लगता है जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब लगता है जब रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क जीरो हो या फोर्स ना लग रहे हो, दोनों ही बातें आ जाती हैं उसमें। अब देखिए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और आगे हैं, वो सब कर लेते हैं तो एकदम कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्लियर हो जाएगा। 57 वाला क्या है, सपोज द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज ब्रॉट टू रेस्ट, द बॉल इन द हैंड ऑफ द किड स्टैंडिंग ऑन द रिम, मतलब बॉल उसके हाथ में है, जो किड है रिम पे प्लेटफॉर्म के उसके हाथ में। द किड थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली टू हिज फ्रेंड इन ए डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द रिम विद ए वेलोसिटी b as seen by his friend. Find the angular velocity with which platform will start rotating. देखिए चलिए हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्लेटफॉर्म इसमें 56 वाले क्वेश्चन का यूज किया गया है। ये बॉल को b स्पीड से अपने फ्रेंड की तरफ फेंकता है, तो इसमें रोटेशनल स्पीड क्या आएगी, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जीरो ही था जब बॉल किड के हाथ में थी, जब बॉल किड के हाथ में थी तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब बॉल का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर और किड प्लस प्लेटफॉर्म का मोमेंटम सेम हो। किड प्लस प्लेटफॉर्म का मोमेंटम ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, बस ये आ जाएगा। ये बॉल को मोमेंटम दिया तो किड प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का एम आई ए हो गया, दोनों मिलके मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से घूमने लगते हैं, तो टोटल एम आई इंटू ओमेगा ये बचे हुए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो ओमेगा कितना होगा बचे हुए सिस्टम का, ये अपने आप आ जाएगा। अब इसमें ये 58 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी ठीक है। इसके अंदर भी प्लेटफॉर्म हमें 56 वाले का यूज करना है, प्लेटफॉर्म हमें 56 वाले का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। देखो सपोज द प्लेटफॉर्म विद द किड के साथ
in the previous problem is rotating in anti-clockwise direction at an angular speed omega. Full stop. The kid starts walking along the rim with speed v relative to the platform, also in the anti-clockwise. Find the new angular speed of the platform. Find the new angular speed of the platform. Okay, चलो देखो, पहले ये हमें दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। अब जब किड भी घूमना शुरू कर देगा इसके रिलेटिव कितनी स्पीड से, बी स्पीड से, और ये तो ऑलरेडी ओमेगा स्पीड से घूम रहा था, तो बाद में किड के घूमने से मान लेते हैं फाइनल स्पीड हो गई ओमेगा डैश, किड के घूमने से फाइनल स्पीड हो गई ओमेगा डैश। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इसमें है ही नहीं, जो भी फोर्स है किड के पैर और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन होगा वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट टॉर्क हमेशा जीरो होता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, देखिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, प्लेटफॉर्म का, और पर्सन का क्या होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको साथ में लिख देते हैं, आई ओमेगा प्लस पर्सन का एम आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर, और इसकी स्पीड कितनी होगी, एम बी, हाँ देखिए अब 58 वाले में L1 इक्वल टू L2, L1 क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा आई ओमेगा, इसका भी हो जाएगा। अब जब ये खुद रोटेट करना शुरू हुआ प्लेटफॉर्म के साथ बी स्पीड से, तो प्लेटफॉर्म का तो एम आई जो था आई बना रहा, बट प्लेटफॉर्म की स्पीड चेंज हो गई, वो ओमेगा डैश हो गई, तो आई ओमेगा डैश प्लस एम बी आर, एम उतना ही रहा किड का, आर उतना ही है रेडियस, और बी कितना हो जाएगा, बी प्लस आर ओमेगा डैश, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको बात करनी है, ये फ्रेम आपने ग्राउंड लिया तो ये वाला फ्रेम भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा। तो अब देखिए आई और एम आर स्क्वायर वाला टर्म हमने एक तरफ एडजस्ट कर दिया और एम बी आर वाला अलग रहने दिया, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इक्वल टू एम बी आर अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर, और इसमें ओमेगा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस एम बी आर अपान आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये हमें नई एंगुलर स्पीड पता चल जाएगी। तो कुल मिला के अच्छे से ये चीज सीख गए होगे अब तुम लोग कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग अवेलेबल नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल है भी फिर भी उसका टॉर्क जीरो है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो भी हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स का ना होना कंडीशन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट उनका रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो होना चाहिए, तभी हम उस एक्सिस के अबाउट लगाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ठीक ठाक क्वेश्चन किए, लास्ट में किया था 58। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 59। 59 क्या है मैं रीड करके बताता हूँ पहले। A uniform rod of mass m and length small l is struck at an end by force F perpendicular to the rod for a short time interval। मतलब impulse दिया है हमने। Then calculate part A, speed of the center of mass, part B, the angular velocity of the rod about the center of the mass, part C, kinetic energy of the rod, part D, angular momentum of about the center of mass after the force has stopped to act, assuming that T is so small that rod does not appreciably change its direction while the force acts। चलिए अब देखिए, ये इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सिस फिक्स नहीं गिवन है। एक्सिस फिक्स नहीं गिवन है, इट मीन्स फ्री रोटेशन की बात आएगी। फ्री रोटेशन की बात आएगी तो हम हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट काउंट करेंगे। अगर ये फिक्स एक्सिस कोई गिवन होती सेंटर ऑफ मास से तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होता, इधर तो इधर इधर दी होती तो उसके अबाउट होता, गिवन एक्सिस के अबाउट होता है। लेकिन इसमें फिक्स नहीं दिया, फ्रीली रॉड प्लेस है और एक फोर्स लगाया जाता है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम बी। अब ये ध्यान रखना है, रॉड का मास स्मॉल एम दिया है कोई बात। अब ये ध्यान रखना है तुम्हें कि बी किसका होगा। जब भी बड़ा ऑब्जेक्ट आता है तो बड़े ऑब्जेक्ट में हम लोग बी किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब इसको हम बी सी एम लिख देना तो आसानी रहेगी समझने में। तो F इंटू टी और ये स्मॉल एम बी सी एम, तो बी सी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ टी अपान स्मॉल एम। ये वाला पार्ट आ गया। अब बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाला पार्ट क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब देखो, ये फोर्स अगर सेंटर पे ही लगता तो सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो होता, तो कोई एंगुलर स्पीड नहीं होती, केवल क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन जब भी सेंटर से हट के इधर उधर को फोर्स लगता है तो सेंटर के अबाउट टॉर्क तो मिलेगा ही। जब टॉर्क मिलेगा तो एंगुलर स्पीड भी मिलेगी। तो यहाँ पे कम टाइम के लिए फोर्स लग रहा है तो इसलिए कम टाइम के लिए टॉर्क भी होगा। तो इम्पल्सिव टॉर्क बोलेंगे इसको हम, टाउ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल, जैसे ये लगाया है। तो टाउ कितना है, और आई की वैल्यू क्या होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये आ जाएगा 6 एफ टी अपान एम एल, ओमेगा आ गया। अब हम बात करेंगे पार्ट सी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। ओके, देखो ये फोर्स जब भी सेंटर से हटके कहीं लगाया जाएगा तो ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशन भी होगा। अगर सेंटर पे लगता है तो केवल ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन मोशन नहीं होगा। तो बेसिकली सेंटर से हट के लगाया गया ये फोर्स, तो इसमें जो मोशन है वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा। तो देखिए, तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1/2 एम बी सी एम का होल स्क्वायर।
रोटेशनल क्या होगी? ml²/12 और ओमेगा कितना है? और अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, दोनों का सम कर देंगे, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। ये दिमाग मत लगा देना कि रोलिंग होगी नहीं, अरे रॉड है तो हमेशा ही स्लिप करेगी ना, ठीक है। रोलिंग वोलिंग तो जो है स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं जिसमें कांटेक्ट पॉइंट पे कोई स्लिपिंग ना हो। हाँ, ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन तो है, ये 100%। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द फोर्स हैज स्टॉप टू एक्ट। ओके, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा। आई क्या है? ml²/12 और ओमेगा क्या है? 6 FT/ml। तो फिर ये क्या आ जाएगा? 1/2 FT इंटू एल, 1/2 FT इंटू एल, ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 60 नंबर। A uniform rod of length L lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table strikes the rod perpendicular at an end and stops. Find the distance traveled by center of the rod by the time it turns through an angle of 90 degree, right angle. 90 degree मतलब right angle. So that if mass of the rod is 4 times that of particle, then collision is elastic. Okay, चलिए चलो देखो, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ अवेलेबल ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों लगा सकते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स ही अवेलेबल नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क भी जीरो ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों ही रास्ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो क्या होगा? इनिशियल कितना है ये, फाइनली ये रुक जाता है और रॉड में स्पीड आती है। रॉड का मतलब सेंटर ऑफ मास, तो BCM इक्वल टू क्या आएगा? MB/M, ये एक कंडीशन हो गई। और ये पार्टिकल एंड पे कोलाइड करता है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास से देखने पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसमें मिलेगी, मतलब रोटेशन भी मिलेगा। अगर सेंटर पे कोलाइड करता है तो रोटेशनल मोशन नहीं होता, लेकिन इसमें सेंटर से हट के एंड पे कोलाइड किया तो हमें एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा। और कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? MB/L/2
पार्टिकल का देखो, बाद में ये पार्टिकल का तो जीरो, रॉड का रह गया आई ओमेगा, ठीक है। अब अपने से अब इसमें क्या पूछा गया अपने से, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर। देखिए सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी भी है और सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी है पूरे सिस्टम में। तो ये रॉड क्या होगा, ऐसे 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 घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, ऐसे ऐसे दोनों काम करेगा। तो देखने पे हमें क्लियर है कि ओमेगा भी कांस्टेंट और बीसीएम भी कांस्टेंट है। तो अपने को जो π/2 दिया हुआ है, यानी डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी लगाते हैं, π/2 घूमने का टाइम दिया हुआ है। अब डेल्टा टी क्या होगा, और सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा, ये भी अगेन क्वेश्चन किसका है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर ये सेंटर पे कोलाइड करता तो केवल ट्रांसलेशन होता, सेंटर से हटके जब भी ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे या फोर्स लगाएंगे हम, तो हमेशा ही रोटेशन और ट्रांसलेशन मिलेगा। आगे भी यही चीज अपने डिस्कस करते जाएंगे। अब दूसरे पार्ट में इसमें यह बोला कि कोलिजन आपका इलास्टिक होगा, तो कोलिजन इलास्टिक होने के लिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल के बराबर होनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 और फाइनल ठीक है। बीसीएम भी पता है, ओमेगा भी पता है। इलास्टिक कोलिजन में यही होता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होती है। इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो गारंटी के साथ फिर कैपिटल एम 4m के बराबर आएगा। और यही अपने से प्रूव करवा रहा था कि प्रूव दैट इफ मास ऑफ द रॉड इज 4 times द मास ऑफ द पार्टिकल देन कोलिजन इज इलास्टिक। अपने उल्टा लेके चल लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन पहले ले लेते हैं और रॉड का मास हम पार्टिकल के मास का 4 times प्रूफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 63 वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरे ख्याल से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कब लगाना, कैसे लगाना है, कब कौन सा मोशन होगा, सब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 63, टू स्मॉल बॉल्स A and B, each of mass small m, are joined rigidly to the ends of a light rod of length capital L, as shown in figure. The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v naught in a direction perpendicular to the rod. A
particle P of mass small m kept at rest on the surface sticks to the ball A. As the ball collides with it, find part A. Linear speeds of the ball A and B after the collision. Part B. Velocity of center mass of the C of A plus B plus B. Part C. Angular speed of the system about C after the collision. Okay. चलिए चलिए ये हमें ए दिया और ये बी दिया। पार्टिकल पी जो रेस्ट में है वो ए के साथ कोलाइड करता है, तो पार्ट ए में क्या फाइंड करना, लीनियर स्पीड ऑफ ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। तो ए जब बी से कोलाइड कर रहा है तो ड्यूरिंग कोलिजन जो भी फोर्स लगेंगे वो रॉड के अलोंग लगेंगे, मतलब वेलोसिटी के नॉर्मल लगेंगे। वेलोसिटी के नॉर्मल कभी भी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करेगा। चलिए जो है हम ए के लिए बात करते हैं, और ये पी वाला पार्टिकल इससे स्टिक हो जाता है तो मास डबल हो जाएगा, तो इसको बी ए। तो ए का तो मास स्टिक होने के बाद डबल हो गया तो वेलोसिटी हो जाएगी बी नॉट बाई टू। बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने लगाया है ये ए के लिए। अब बी पे जो फोर्स लगेगा बी नॉट के नॉर्मल लगेगा, तो बी नॉट के जब नॉर्मल लगेगा तो वो बी नॉट को तो चेंज करेगा नहीं, तो बी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोलिजन के बाद अगर हम देखेंगे तो कहानी ये होगी, बी वाले की वेलोसिटी बी नॉट और इसकी वेलोसिटी बी नॉट बाई टू। पार्ट बी में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये 2m हो गया, ये m हो गया, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा 2m की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। BCM इक्वल टू क्या होगा, इसकी वेलोसिटी देखेंगे, इसकी वेलोसिटी देखेंगे, और इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं। कोलिजन से पहले से निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो भी वही आएगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। कोलिजन के बाद निकाल लेंगे तो भी वही बात आएगी। तो कोलिजन के पहले से देख लेते हैं, 2m बी नॉट अपान 3m, तो फिर ये क्या आ जाएगा, 2b नॉट बाई 3, ये भी आ गया। पार्ट सी, एंगुलर मोमेंट स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट सी। चलो हम ये r1 डिस्टेंस ले लेते हैं और ये r2 ले लेते हैं। अब देखिए आपका सेंटर ऑफ मास भी बराबर मोशन में है, BCM वेलोसिटी तो है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपने को जब भी एंगुलर मोमेंटम देखना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ICM इंटू ओमेगा।
अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हैं तो एम बी आर वाला टर्म और आई ओमेगा वाला दोनों का वेक्टर एडिशन होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है, आई सी एम ओमेगा होता है हमेशा। लाइट रॉड है तो लाइट रॉड का तो एम आई में कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, एम आई होगा इसका और इसका। चलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपने देखने के लिए पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। R1 इक्वल्स टू क्या होता है, M2R अपान M1 प्लस M2, यानी कि M अपान R2 L माइनस L/3 कर दो 12/3, और इसके बाद MI निकालोगे इसके अबाउट तो क्या हो जाएगा 2M R1 स्क्वायर प्लस M R2 स्क्वायर। पहले विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपने वेलोसिटी तो देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये क्या होगी, B0/2 माइनस 2B0/3, तो ये क्या आएगा 6 आ गया। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोला है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या आ जाएगा B0 माइनस 2B0/3, यानी ये आएगा आपका B0/3। एलसीएम लेके देख लीजिए, तो ये पॉजिटिव आया ये नेगेटिव आया। इसका मीनिंग भी क्या है भाई, देखो ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात किया तो ये रेस्ट में आ गया। ये डिस्टेंस आपकी क्या है R1 और ये डिस्टेंस क्या है R2, ये हमने लिखा हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन जब हमने दिखाई दी है तो माइनस साइन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, ये है B0/3। अब इसमें क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम आपका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है कोलिजन से पहले, वही कोलिजन के बाद भी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका टॉर्क भी 0 होगा। अब हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, इनिशियल निकालो तो क्या होगा, यहाँ पे तो मास 2m है और यहाँ पे मास m है, तो क्या आएगा 2m B0/6 R1 प्लस ठीक, और I की वैल्यू ये उठा के रखेंगे, R1 R2 क्या वो रख देंगे, ओमेगा इस तरीके से आपका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो इसमें ना तो आपका एक्सटर्नल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं था, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क भी 0 होगा। इसका मतलब हम इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों लगा सकते हैं। और जब भी एंगुलर मोमेंटम की बात आती है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन जिस पॉइंट से दिखाई देता है वहां पे आपको वेक्टर एडिशन करना होता है M/R×B प्लस ICM ओमेगा। बट जब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करते हैं तो केवल जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो होता है ICM ओमेगा। क्या होता है, ICM ओमेगा होता है, तो जिससे हम एंगुलर वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। चलिए कुछ कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशंस बीच की अपने से आप कर लीजिएगा, जिससे अपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। आगे चलते हैं, चलो। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
66 की, द pulley shown in figure 10E11 has a radius of 20 centimeter and moment of inertia 0.2 kilogram meter square. The spring over it attached at one end to a vertical spring of spring constant 50 Newton per meter. From below and supports a 1 kilogram mass at the other end. The system is released from the rest with the spring is at its natural length. Find the speed of the block when it has descended through 10 centimeter. G की वैल्यू 10 बोला है, नहीं बोला होता तो भी जनरली हम लोग आसान करने के लिए 10 लेते हैं। चलिए 66 वाला देखिए। टेन सेंटीमीटर नीचे आता है। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट हमें क्या दिया हुआ है, 50 न्यूटन पर मीटर। मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कहीं पे भी फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। जब नीचे आ रहा है ये ब्लॉक तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और बाकी अदर टाइप की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो नीचे आने पे मान लेते हैं एच हाइट नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी डिक्रीज होगी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट इसकी काइनेटिक प्लस इसकी काइनेटिक प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो 1/2 m v² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 के x²। अब हमें दिया ही हुआ है सब, तो m की जगह पे क्या रख देंगे 1 किलोग्राम, g की जगह पे 10 और 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये स्लिप नहीं कर रहा होगा इसके ऊपर, तो ओमेगा की जगह पे B/R या B=R ओमेगा रखेंगे। ये 1 और प्लस 1/2 I कितना दिया हुआ है 0.2 और ओमेगा की जगह पे B/R मतलब 0.1 प्लस 1/2 के की जगह पे क्या लिखेंगे 50 और ये 0.1 का होल स्क्वायर। बस b अपने को निकालना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर ये आ जाएगा 2 और इधर ये क्या हो गया b² प्लस 0.2 b² अपॉन 0.1 इंटू 0.1 प्लस 50 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, चलिए तो ये क्या आ जाएगा 0.5, तो 2 माइनस 0.5 यानी कि 1.5 इक्वल टू ये कितना आएगा b² प्लस और
सॉरी, इसमें रेडियस कितनी थी, बी बाई आर। हम जब यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर रखेंगे, आर देख लेता हूँ मैं एक बार क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, सॉरी, तो 0.2 लिखना है इधर। तो ये हो जाएगा, इससे तो पूरा ही चला गया, और ये हो जाएगा 0.2। ये गलती से मैंने जो है, जो हाइट नीचे आया वो रख दिया था, इसमें रेडियस 0.2 दे रखा है। चलो इसको एक बार फिर से सही तरीके से फिर सॉल्व कर लेता हूँ। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये आपका इधर 0.5 आया, 2 माइनस 0.5, और ये बी स्क्वायर प्लस, और इसको अपने क्या लिख देंगे, 5b स्क्वायर, यानी 6b स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1.5/6 यानी 1/4, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड। खाली वैल्यू ही रखनी है, कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है। जितना ब्लॉक ये नीचे जाएगा उतना ही स्प्रिंग इलोंगेट होगा, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन इसलिए बन लिया, एच की जगह हमने पॉइंट बन लिया। हाँ, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई आर। तो आर का मतलब होगा इसकी रेडियस, इसकी रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, तो वो हमें जो है ये यहाँ 0.2 रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए 67 वाला, सॉरी 67 वाला क्वेश्चन देखते हैं। A meter stick is held vertically with one end on the rough horizontal floor. It is gently allowed to fall on the floor, assuming that the end at the floor does not slip. Find the angular speed of the rod when it hits the floor. देखिए डायग्राम फिर से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा ही लोअर एंड पे, जब ऐसे रॉड आ रही होगी, और सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करता हुआ ऐसे नीचे आएगा, बट फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा। तो उस केस में हम लोग क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और सिंपली रोटेशनल मोशन हो रहा है, सीधे सीधे नीचे आया, डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, mgl/2, और काइनेटिक क्या होगी, 1/2 I ओमेगा²। पोटेंशियल के लिए भी हम सेंटर ऑफ मास को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सारा मास वहीं पे माना जाता है। आई की जगह क्या हो जाएगा, ml²/3, क्योंकि रोटेशन वन एंड के अबाउट हो रहा है। बस अब तो कुछ करना ही नहीं, सब SI में वैल्यू रख देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा।
सिंपली इसको हम एसआई में वैल्यू जी की वैल्यू 10 और लेंथ जो भी दिया हो, लेंथ मीटर स्टिक की बात हो रही तो लेंथ तो 1 ही मीटर होगी, जी को 10 लिख देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा √30 रेडियन पर सेकेंड। चलिए हम लोगों ने इस क्लास में भी ढेर सारी चीज़ें डिस्कस की जिसमें आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले कवर हो गए। इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी इन्वॉल्व हुआ, एंगुलर इम्पल्स भी इन्वॉल्व हुआ, इम्पल्सिव फोर्स भी इन्वॉल्व हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इन्वॉल्व हुआ। सारी चीज़ें हमने एक प्रॉपर वे में यहाँ पर इस्तेमाल करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसमें अब जनरली क्वेश्चन बचे हुए हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन और रोलिंग वाले, उन पे ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम लोग बचा हुआ कोई टॉपिक है तो उस पे जाएंगे, बट उससे जाने से पहले आप रोटेशनल मोशन के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको जहाँ जहाँ अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो उनको फिर से आप देख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। कई आपने डायरेक्टली भी कम्युनिकेशन में रहेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आ रही, टफ टॉपिक होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन में फंस रहे हो तो उसको अपने फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक।